हेलो एवरीवन। नमस्कार मित्रों, मैं अरविंद आपका अपनी आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रसूति विज्ञान के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रसूति विज्ञान के सिलेबस के अंतर्गत हम गर्भावस्था प्रकरण जान रहे थे। गर्भावस्था प्रकरण में हमने डेवलपमेंट ऑफ फेटस जाना, यानी कि गर्भ का जो विकास रहता है उसके बारे में हमने मंथ वाइज यानी मासिक विकास है उसके बारे में हमने अध्ययन किया। इस लेक्चर में हम जानेंगे गर्भ का विकास और पोषण का जो समन्वय है उसके बारे में जानेंगे, यानी कि प्रत्येक मास में किस प्रकार से गर्भ का पोषण होता है, क्या क्या पथ्य या आहार लेने चाहिए गर्भ के पोषण के लिए, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। विभिन्न आचार्यों ने, आचार्य चरक एंड सुश्रुत ने गर्भिणी के लिए कौन कौन से पोषण बताए हैं, ये सब हम इस लेक्चर के अंतर्गत जानेंगे। तो सबसे पहले बताया है कि जो माता के शरीर में जब गर्भ रहता है तो माता में होने वाली जो व्याधियां हैं उनका इफेक्ट शिशु में पड़ता है, यानी जो भी संक्रामक व्याधियां हैं या कुलज व्याधियां हैं ये माता से अपरा के द्वारा गर्भस्थ शिशु में होती हैं। इसीलिए इन्हीं से बचने के लिए और स्वस्थ प्रसव करवाने के लिए 9 महीने तक गर्भिणी महिला को उचित पोषण की व्यवस्था करनी चाहिए। यह पोषण एंड आहार, यानी जो पोषण आहार बताया है, ये मधुर, बल्य, दीपन एवं पाचक होना चाहिए, यानी कि जो पोषण रहता है वो मधुर होना चाहिए, साथ ही बलकारी होना चाहिए, दीपन एंड पाचक होना चाहिए। तो ये जो आहार है उसमें गुण होने चाहिए। अभी हम मंथ वाइज जो आहार है, गर्भ का जो विकास है, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने जाना था, इसी के साथ ही कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए, न्यूट्रिशंस लेने चाहिए, ये जानेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रथम मास में, प्रथम एंड द्वितीय मास यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड मंथ में गर्भ का जो स्वरूप रहता है, प्रथम मास में कलल स्वरूप यानी एक गोला टाइप बताया है, एंड सेकंड मास में ये घन स्वरूप जो गर्भ रहता है उसका स्वरूप रहता है, यानी कि इनिशियल सेल डिवीजन एंड सॉलिडिफिकेशन। तो सेकंड में घन स्वरूप 3 टाइप के बताए जो हम लास्ट लेक्चर में जाने थे, पेशी, पिंड यानी ठोस टाइप का। तो इस प्रकार से अभी प्रथम एवं द्वितीय मास में गर्भिणी महिला को शीतल जल व दूध का सेवन करना चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शीतल जल एवं दूध का सेवन करना चाहिए, साथ ही साथ में भोजन ग्रहण करना चाहिए, यानी जो मधुर गण की औषधियाँ रहती हैं, जो मधुर गण की औषधियों से सिद्ध किया हुआ दूध रहता है उसका सेवन करना चाहिए। तो मधुर गण की औषधियाँ कौन कौन सी होती हैं, जिनको बोलते हैं गेहूँ, चावल आदि आहार इसके अंतर्गत आते हैं। तो इनको दूध में इनका सिद्ध करके इनका सेवन करना चाहिए। ये प्रथम एंड द्वितीय मास में आहार लेने चाहिए। तृतीय मास के लिए बताया हुआ है कि तृतीय मास में जो गर्भ का स्वरूप रहता है ये पंचपिंडिका जैसा रहता है, यानी कि 2 हाथ, पैर एंड एक सिर का निर्माण हो जाता है तृतीय मास में, साथ ही लिंग निर्धारण हो जाता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में जाना था। लिम्स एंड सेंस ऑर्गन स्प्रोटिंग जो थर्ड मास का जो स्वरूप रहता है। तीसरे महीने में गर्भिणी को दूध में घी व मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए, यानी दूध में घी व मधु मिलाकर यानी शहद के साथ लेना चाहिए, ये आचार्य चरक ने बताया है। इसी के साथ में ही आचार्य सुश्रुत ने
पहले, दूसरे व तीसरे महीने में मधुर, शीतल व लघु आहार बताया है, यानी कि तीनों महीनों में आचार्य सुश्रुत ने सेम जो मधुर, शीतल एवं लघु आहार का सेवन बताया हुआ है। अभी हम जानेंगे चतुर्थ मास के बारे में। तो 4th मंथ में हमको पता है कि जो गर्भ का स्वरूप रहता है, इसमें 2 हृदय की उत्पत्ति होती है, यानी गर्भ का हृदय एंड माता का हृदय, साथ ही चेतना की उत्पत्ति होती है। इसमें हार्ट फॉर्मेशन, वेकिंग ऑफ कॉन्शियसनेस होती है। तो चतुर्थ मास में आचार्य चरक ने दूध में मक्खन मिलाकर या दूध से निकाला गया मक्खन 2 तोला की मात्रा में सेवन करना चाहिए, यानी कि दूध में जो मक्खन है ये 2 तोला की मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, ये आचार्य चरक ने बताया है। इसी के साथ ही महर्षि सुश्रुत ने 4थे महीने में दूध व घी के सेवन के साथ ही 7वें भोजन तथा जांगल मास का सेवन बताया, यानी कि 7वें भोजन लेना चाहिए जो सेम, और इसके साथ में ही जांगल मास का सेवन करना चाहिए, यानी इच्छा अनुरूप उनकी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। यदि इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो विकृत अंग वाला बालक है वो उत्पन्न हो सकता है। तो ये चतुर्थ मास में हृदय की उत्पत्ति होने से इच्छाओं के अनुरूप खाना देना चाहिए। ये है 4th मास। अभी हम जानेंगे पंचम मास, यानी कि 5वें महीने में आचार्य चरक ने बताया है कि दूध व घी, सर्पी यानी घी, क्षीर यानी दूध का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में जो गर्भ का स्वरूप रहता है इसमें मांस व शोणित की वृद्धि होती है, जो हमने पहले भी बताया था, यानी कि रैपिड मसल एंड ब्लड टिश्यू ग्रोथ होती है, जिसके लिए दूध व घी का सेवन करना चाहिए। तो दूध व घी है वो लगभग सभी मास में बताया हुआ है, जो गर्भिणी को कंटिन्यू लेना चाहिए। अभी हम जानेंगे 6ठम मास में। तो ये आगे दिया हुआ है 6th मंथ से लेके 9th मंथ तक विकास से प्रसव की तैयारी, यानी कि गर्भिणी को गर्भ के विकास के लिए कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए। तो 6ठे एंड 7वें महीने में गर्भ में बल वर्ण ओज, यानी बल वर्ण ओज है ये 6th मंथ में, एंड 7वें महीने में बुद्धि का विकास होता है, इम्यूनिटी, इंटेलेक्ट एंड वाइटलिटी पीक। तो इनके लिए जो पथ्य दिया हुआ, यानी जो आहार दिया हुआ डाइट में, इसमें बताया है कि आचार्य चरक ने 6ठे मास में दूध घी को मधुर औषधियों के साथ सिद्ध करके लेना चाहिए। हमने सभी हर महीने में लगभग बताया आचार्य चरक ने। साथ ही सुश्रुत ने बताया कि गोक्षूर में पकाए गए, यानी गोक्षूर से सिद्ध जो घी अथवा गोक्षूर में पकाया गया यवागु का पान करना चाहिए। तो इसमें बताया हुआ है स्टेमिना बिल्डिंग, मैनेज वाटर रिटेंशन, यानी कि गोक्षूर में जो पकाया हुआ घी है या गोक्षूर सिद्ध घृत या गोक्षूर सिद्ध यवागु का सेवन करना चाहिए। ये आचार्य सुश्रुत ने बताया है। चरक ने बताया है दूध घी और है उनको मधुर औषधियों के साथ सिद्ध करके लेना चाहिए, मतलब मधुर औषधि। एंड आचार्य सुश्रुत ने स्पेशली गोक्षूर के बारे में बताया है। इसी के साथ ही 7वें महीने में भी सेम 6ठे माह की तरह ही भोजन लेना चाहिए। तो 6ठ व 7वें महीने में गोक्षूर सिद्ध घृत या गोक्षूर सिद्ध यवागु तथा आचार्य चरक अनुसार दूध घी व मधुर औषधियों का सेवन करना चाहिए। अभी बताया है 8म मास, यानी 8वें महीने में गर्भ में ओज की अस्थिरता रहती है, यानी कि जो ओज है कभी गर्भिणी में कभी शिशु में मोबिलिटी करता रहता है, यानी कि अस्थिर रहता है।
जिसकी वजह से जो प्रसव है वो अप्रशस्त बताया है इस समय में, यानी असंदिग्ध प्रसव बताया है। यदि 8वें महीने में प्रसव होता है तो इस समय में गर्भिणी को दूध में पकाए गए येवागु का प्रयोग व घी में पकाए गए येवागु का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि दूध के साथ या घी के साथ येवागु का सेवन करना चाहिए। साथ में ही आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि बिलव के क्वाथ में वातहर, बिलव क्वाथ में वातहर, स्निग्ध द्रव्य, जो भी स्निग्ध द्रव्य रहते हैं इनका सेवन करना चाहिए, जिनमें बला, तिबला, तेल, साथ ही नमक, शहद, दूध, घी, इनको मिलाकर सेवन करना चाहिए। यानी कि 8वें महीने में ओज की अस्थिरता की वजह से घी व दूध को येवागु के साथ में आचार्य सुश्रुत के अनुसार बिलव क्वाथ में वातहर, स्निग्ध द्रव्य या बला, अतिबला एवं तेल, साथ ही नमक, शहद, दूध, घी आदि मिलाकर देने चाहिए। इसमें ये देने से गर्भिणी में जो पुराना मल रहता है उसका शोधन हो जाता है, साथ ही वायु का अनुलोमन होता है। इसके पश्चात में दूध व मधुर गणों से जो सिद्ध तेल से अनुवासन बस्ती देना चाहिए, यानी अनुवासन व आस्थापन बस्ती है, जिसको क्लियर बाउल्स रेगुलेट वात के लिए, यानी कि वात का अनुलोमन के लिए एंड क्लियर बाउल्स के लिए अनुवासन एंड आस्थापन बस्ती देनी चाहिए। इससे पुराने मल का शोधन होता है, वायु का अनुलोमन होता है। और अनुवासन बस्ती के लिए दूध व मधुर गुणों से सिद्ध तेल काम में लेना चाहिए। और उसके बाद में संयुक्त येवागु से तथा जंगल रसों का प्रयोग प्रसव काल तक करना चाहिए, यानी कि बस्ती देने के बाद में संयुक्त येवागु रहता है, साथ ही जो जंगल रस रहते हैं यानी हेल्थी डाइट रहती हैं, इनका सेवन प्रसव अवस्था तक करना चाहिए। तो ये 8वें महीने में अनुवासन व आस्थापन बस्ती करने से जो प्रसव है वो सुखपूर्वक होता है। अभी 9वें महीने में, तो 9वां महीना है, ये प्रसव काल रहता है। प्रसव काल में आचार्य चरक ने बताया कि मधुर वर्ग की जो औषधियाँ रहती हैं, औषधियों से पकाए गए तेल से अनुवासन बस्ती करना चाहिए, यानी मधुर औषधियों के तेल से अनुवासन बस्ती के लिए बताया है 9वें महीने में भी। इसी के साथ में ही इसी तेल में कपड़े को भिगोकर, यानी जो मधुर औषधियों के जो पकाया गया तेल है उसी तेल में कपड़े को भिगोकर योनि में पिच्चू धारण करना चाहिए, यानी वेजिनल पिच्चू का धारण करवाना चाहिए, जिससे उत्तम स्निग्धता आ जाती है। और उत्तम स्निग्धता आने की वजह से मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, स्निग्ध हो जाती हैं एंड प्रसव ठीक प्रकार से होता है। तो ये 9वें महीने में आप लिख सकते हैं अनुवासन बस्ती मधुर औषधियों के तेल से, साथ में ही तेल से योनि में पिच्चू धारण करना। तो बताया है कि नव मास में बस्ती और पिच्चू का जो मुख्य उद्देश्य रहता है ये वायु का अनुलोमन, यानी वात को रेगुलेट करना और जन्म मार्ग की मांसपेशियों को शिथिल करना, स्निग्ध करना, जिससे प्रसव मूड गर्भ रहित और स्वस्थ पैदा हो या सामान्य प्रसव हो, ये सब पथ्य लेने चाहिए। तो ये हमने मासानुमासिक पथ्य हैं, इनके बारे में अध्ययन किया। अभी हम जानेंगे गर्भिणी की जो सामान्य परिचर्या रहती है उसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। तो गर्भिणी की जो परिचर्या है वो किस प्रकार से करनी चाहिए पथ्य के साथ साथ में। तो गर्भिणी परिचर्या का अर्थ होता है कि गर्भकाल में गर्भिणी स्त्री की भली भांति देख रेख करना, जिससे वह स्वस्थ रहे, निरोगी रहे
तथा नवजात शिशु है वो स्वस्थ उत्पन्न हो। तो ये है गर्भिणी की परिचर्या बताया है इसको। गर्भिणी की परिचर्या हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक आयुर्वेद परिचर्या एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आधुनिक परिचर्या। तो आयुर्वेद परिचर्या के अंतर्गत दिया हुआ है कि गर्भिणी की परिचर्या का उद्देश्य है शिशु का सम्यक पोषण, दोषों का शमन, साथ ही सुखपूर्वक प्रसव। इसके मुख्य सिद्धांत यानी इसके लिए हमें संतुलित आहार जो मधुर, बल्ले, शीत वीर्य और सुपाच्य हो, यानी शीत वीर्य वाली जो आहार है वो लेना चाहिए, मधुर एंड बल्ले आहार लेना चाहिए। निषेध के लिए बताया है कि वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण जैसे तीव्र शोधन कर्म इसमें वर्जित हैं, यानी गर्भावस्था में जो शोधन कर्म है ये वर्जित हैं। इमरजेंसी में हम 8वें मास में ये कर सकते हैं, वो भी चिकित्सक की सलाह अनुसार। आधुनिक परिचर्या के अनुसार जो बताया है इसमें बताया है कि आधुनिक परिचर्या में सबसे पहले टीकाकरण यानी गर्भावस्था का पता चलते ही धनुर्वात यानी टिटनस को हिंदी में बोला है धनुर्वात। तो धनुर्वात या टिटनस का संक्रमण रोकने के लिए गर्भिणी को 1 महीने के अंतराल पे वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तो ये 1 मंथ पता चलने के बाद में टीकाकरण करना चाहिए। सेकंड जो बताया हुआ है कि सम्यक पोषण तथा गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास हेतु लोह योग यानी कि आयरन, विटामिन बी तथा कैल्शियम की गोली तथा सारकर देते हैं, यानी जो फोलिक एसिड रहता है, कैल्शियम रहता है, आयरन रहता है, इनके सप्लीमेंट देने चाहिए। तो ये इसी के साथ ही प्रत्येक महीने में सामान्य परीक्षण में नाड़ी गति यानी जो पल्स रेट रहती है, साथ ही बीपी रहती है, रक्त भार या वेट रहता है, यानी पल्स रेट, बीपी, वेट, इन सब का परीक्षण करवाना चाहिए। इसी के साथ ही जो प्रयोगशाला परीक्षण रहते हैं यानी जो लैब टेस्ट रहते हैं, लेबोरेटरी एग्ज़ाम रहती हैं, तो प्रत्येक महीने में हम यूरिन एंड ब्लड टेस्ट करना चाहिए। इसी के साथ में ही यूरिन टेस्ट में प्रोटीन परीक्षा जिसको एल्बुमिन बोला है, इनको चेक करना चाहिए। गर्भावस्था में कुछ स्त्रियों के मूत्र के द्वारा प्रोटीन निकलता है जिसके कारण महिलाओं में प्रोटीन की कमी हो सकती है, उनके चेहरे व पाद पर शोथ हो जाता है, यानी कि उनके पैर हैं वो फूलने स्टार्ट हो जाते हैं, चेहरे पे भी सूजन आ जाता है। इसको एल्बुमिनिया यानी एल्बुमिनिया या हाइपोप्रोटेनिमिया बोला है। तो ये सब चेक करवाना चाहिए टेस्ट, जिसमें यूरिन टेस्ट के द्वारा हम प्रोटीन या एल्बुमिन चेक करते हैं। इसकी पूर्ति के लिए जो औषधियाँ रहती हैं वो देना चाहिए, प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। इसमें बताया है कि प्रोटीन युक्त आहार व औषधियों में हम प्रोटीनूल्स यानी इसमें बताया है प्रोटीनूल्स, साथ में ही प्रोटीनिक्स जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये सप्लीमेंट हम दे सकते हैं प्रोटीन की कमी के लिए। इसी के साथ ही हीमोग्लोबिन टेस्ट है वो करना चाहिए। TLC यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है, ये करना चाहिए। DLC यानी डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, ESR यानी एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है, इसकी जांच। CT यानी कोगुलेशन टाइम, एंड लास्ट में BT यानी ब्लीडिंग टाइम। तो ये सब टेस्ट
ये सब परीक्षण ब्लड टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ये सब परीक्षण करवाने चाहिए। उदर की परीक्षा यानी हर महीने में उदर वृद्धि का परीक्षण करना चाहिए। उदर को स्पर्श करके देखना चाहिए। शिशु के जो हार्ट जो स्पंदन ध्वनि है उसको सुनना चाहिए। गर्भ के हृदय का स्पंदन ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें FHS, जिसको फेटाल हार्ट साउंड बोलते हैं, ये नाभि के वाम पार्श्व में पृष्ठ की ओर सुनाई पड़ती है, यानी कि नाभि के जो बाईं साइड में ये हम सुन सकते हैं। इसके साथ ही गर्भस्थ शिशु का जब पूर्ण विकास हो जाता है तो सोनोग्राफी से उसकी परीक्षा करते हैं, यानी USG करते हैं। तो ये सब गर्भिणी की परिचर्या के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सम्यक पोषण देना, सम्यक आहार देना, साथ में ही टीकाकरण करवाना, आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड की कमी चेक करना, उनको पूर्ति करना, साथ ही जो लैब टेस्ट हैं यूरिन एंड ब्लड वो करना, उदर परीक्षा है, इन सब को करना चाहिए। तो ये गर्भिणी की जो परिचर्या के बारे में यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप लिख सकते हैं। इसी के साथ ही अभी हम जानेंगे जो पथ्य एंड अपथ्य हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी कौन सी चीज़ है वो बेनिफिट्स हैं एंड कौन सी चीज़ है वो अपथ्य हैं जिनको नहीं लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बताया है कि गर्भिणी यानी माता को सदा प्रसन्नचित रहना चाहिए, पवित्र एंड श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए, आयुर्वेद के अनुसार बताया है। संतुलित सुपाच्य मधुर रस युक्त आहार लेना चाहिए, मुलायम व आरामदायक शैया पर विश्राम करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, सद्विचार सदिचार करना चाहिए। अपथ्य में अति उष्ण, तीक्ष्ण, भारी और रुक्ष आहार नहीं लेना चाहिए। अधिक कठोर कार्य, उकड़ू बैठना ये नहीं करना चाहिए। रात्रि जागरण, दिन में सोना, मलमूत्र का वेग धारण यानी जो वेग है उनको धारण न करना, क्रोध, भय, शोक, शून्य घर में जाना ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये पथ्य एंड अपथ्य हैं जो गर्भिणी के लिए दिए हुए हैं। अभी हम जानेंगे हैजर्ड्स एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स, यानी गर्भ उपघात कर जो भाव हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि माता निरंतर पीठ के बल सोने से गर्भ नाड़ी है वो उसका गर्भ के कंठ में लिपट जाती है, तो ये नहीं करना चाहिए, यानी कि निरंतर पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। गर्भ नाड़ी का गर्भ के कंठ में लिपटना, साथ ही उकड़ू बैठना, वायुमल के वेग को रोकने से अकाल प्रसव या फेटल वेस्टिंग यानी गर्भ शोष हो सकता है। अत्यंत दारुण स्पाइसी फूड बोला है, अति उष्ण आहार एंड जो बाइक का जो वाहन पे यानी ट्रैक्टर पे सवारी करना, ये सब इनसे अकाल गर्भपात, गर्भ मृत्यु हो सकती है। इसी के साथ ही जो मानसिक उद्वेग हैं यानी नित्य शोक, ईर्ष्या, क्रोध, इनकी वजह से संतान भी मानसिक ग्रस्त हो सकती है, अल्पायु, क्रोधी व डरपोक पैदा हो सकती है। तो ये सब चीज़ों का गर्भिणी की परिचर्या में ध्यान रखना चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। कौन कौन से आहार लेने चाहिए ये भी हमने बताया। गर्भ का विकास मंथली कैसे होता है ये सब हमने गर्भावस्था प्रकरण के अंतर्गत जाना। तो इस प्रकार से हमने गर्भावस्था प्रकरण का अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे गर्भिणी की जो सामान्य रोग हैं, यानी कि गर्भावस्था में कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनकी चिकित्सा या परिचर्या है वो किस प्रकार से करनी चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। धन्यवाद।